हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान की पहली क्लास लेकर आया हूँ और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों का वर्गीकरण। और इस टॉपिक से हर साल रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसे आप समझ लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपके पेपर में आपको 1 से लेके 2 मार्क्स दिला पाएगा। तो आपका टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, भौतिक राशियाँ, ठीक है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भौतिक राशियाँ कहते किसको हैं। तो दोस्तों, भौतिक राशियाँ ऐसी राशियों को कहा जाता है जिसकी हम माप तोल कर सकें, ठीक है ना। भौतिक का मतलब ये होता है जिसको हम छू सकें, देख सकें, ठीक है। तो ऐसी राशियाँ जिसको हम माप सकें, जिसको हम तोल सकें, वही भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम, जैसे द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम तोलते हैं, ठीक है, तो ये भौतिक राशि हो गई। लंबाई है, लंबाई को हम क्या करते हैं, नापते हैं, तो ये क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। समय का भी हम मापन करते हैं, ठीक है, तो समय क्या होगी, भौतिक राशि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है, मापन और मात्रक के आधार पर, ठीक है, मापन और मात्रक के आधार पर। दूसरा होता है दिशा और परिमाण के आधार पर, ठीक है ना दोस्तों। भौतिक राशियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। तो मापन और परिमाण के आधार पर देखा जाए तो राशियां 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है दोस्तों, जो मूल राशियां हैं इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है, और जो पूरक राशियां होती हैं इनकी संख्या 2 होती है। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, मूल राशियां और पूरक राशियों के अतिरिक्त जितनी भी राशियां होंगी उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब इन्हें व्युत्पन्न राशियां क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राशियां मूल राशियों की सहायता से और पूरक राशियों की सहायता से ही प्राप्त होती हैं, यानी कि इन्हीं से उत्पन्न होती हैं ये, तो इन्हीं को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, कौन सी पूरक राशियां होती हैं और कौन सी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। चलिए देखिए, अब क्या होता है, दिशा और परिमाण के आधार पर भी भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है सदिश राशियां और दूसरा होता है अदिश राशियां। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ राशियां इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, यानी कि दिशा के बिना कुछ राशियां अधूरी होती हैं। यदि हम सिंपल भाषा में समझें, आसान भाषा में समझें, तो सदिश राशि किसको कहते हैं, ऐसी राशियां जिन पर दिशा का प्रभाव पड़ता है, बिना दिशा के उनको हम व्यक्त कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा बहुत ही आसानी से। और अदिश राशियां किसको कहते हैं, अदिश राशियां उन राशियों को कहा जाता है जिन पर दिशा का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता, दिशा का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो इन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। ओके, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये हमारी 7 मूल राशियां हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि 7 मूल राशियां होती हैं। तो देखिए, जो मूल राशियां होती हैं वो 7 हैं। कौन कौन सी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये 7 हमारी मूल भौतिक राशियां हैं। और दोस्तों, भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें ही हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूल भौतिक राशियां 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है, मूल राशियां हैं।
अब इनके जो मात्रक होंगे ना वो भी 7 होंगे, है ना। तो जो मूल राशियों के मात्रक हैं वही मूल मात्रक हमारे कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 7 होती है, ठीक है दोस्तों। और आपको इन्हें बिल्कुल रट लेना है, ठीक है दोस्तों। अब मात्रक क्या होते हैं, मात्रक भी समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या होता है, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर जाके आप दुकान वाले से कपड़ा लेते हैं, तो आप साथ में कुछ बोलते हैं। आप दुकान वाले से कहोगे भैया कपड़ा दे दो, तो वो क्या आपको कपड़ा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि भैया हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो, या 3 मीटर कपड़ा दे दो, या 10 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। तो हम जो बोल रहे हैं ना 3 मीटर, जो मीटर बोल रहे हैं वही इसका मात्रक है, ठीक है दोस्तों। ऐसी यदि हम दुकान पे जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, तो दुकान वाले से हम बोलते हैं कि भैया हमें चीनी दे दो, तो चीनी वो बोलेगा आपको कितनी चीनी चाहिए बताइए। तो आपको क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि हमें 2 मीटर चीनी दे दो? नहीं, आप क्या बोलोगे कि भैया हमें आधा किलोग्राम चीनी दे दो, या 2 किलोग्राम चीनी दे दो, या 1 किलोग्राम चीनी दे दो। जो हम किलोग्राम बोल रहे हैं ना वही इसका मात्रक हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। देखिए अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। विद्युत धारा एम्पियर होता है। ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मूल मात्रक हैं, ये मूल राशियां हो गई सातों की सातों, और ये मूल मात्रक हो गए, ये इनके प्रतीक हो गए। ये प्रतीक को आपको देखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको राशियां देखनी है और उनके मात्रक देखने हैं, ठीक है। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है ना। ये तो सिंपल सा है बिल्कुल, है ना। मीटर में लंबाई नापी जाती है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये आपको याद करना है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और पदार्थ की मात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। अब देखो, आप कोई भी पदार्थ अगर मार्केट से लेने जाओगे तो उसका कोई मोल तो होगा ना, मोल भाव करोगे आप। पदार्थ की मात्रा कुछ लेने जाओगे तो जब मात्रा लोगे तो उसका भाई कुछ मोल तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक हो गया वो मोल हो गया, ठीक है। अब देखो ज्योति तीव्रता। अब ज्योति है, ज्योति मतलब लाइट। अब लाइट कैसे जलती है, जब कैंडिला यानी कि मोमबत्ती आप जलाते हैं तो क्या होता है, रोशनी हो जाती है, ज्योति हो जाती है, ज्योति जल जाती है, ठीक है दोस्तों। चलो देखो विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। अब देखो जैसे विद्युत धारा है, इसको आप कैसे याद करोगे, देखो जैसे 4 दोस्त आपस में मिलकर जब दारू पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो गिलास में लौटते हैं उसको, है ना। जब गिलास में लौटते हैं तो क्या होता है, उसकी धारा बनती है, ठीक है ना। जब किसी चीज़ को गिलास में बोतल में से गिलास में लौटा जाएगा तो उसकी धारा बनेगी नहीं बनेगी। तो एम्पियर, पीते हैं ना, पियर, देखो पी आ रहा ना, पीते हैं। इसको देखो आप यहाँ पर देखो एम्पियर, पियर। जब पीते हैं किसी चीज़ को हम, तो पीने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी धारा बनती है, तो विद्युत धारा इसका मात्रक हो जाएगा, ओके। चलिए, तो देखो दोस्तों, दुनिया के अंदर हमें 3 तरह की मात्रकों की पद्धतियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। दुनिया में हमें 3 प्रकार की पद्धतियां देखने को मिलती हैं जिनमें हम मात्रकों को व्यक्त करते हैं। एक होता है FPS पद्धति, एक होता है CGS पद्धति, और तीसरी होती है MKS पद्धति। MKS पद्धति को ही हम SI पद्धति भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो MKS पद्धति है इसका नाम बदलकर वर्तमान में SI पद्धति कर दिया गया है। अब देखो इन तीनों की फुल फॉर्म क्या होती है, अभी देखते हैं। देखो F का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, अभी दिखाता है। देखिए यहाँ पर देखो, देखिए ये CGS पद्धति है दोस्तों। CGS पद्धति में क्या होता है, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड, ठीक है। तो इस CGS पद्धति के अंदर लंबाई, द्रव्यमान, समय के 3 मात्रक होते हैं, और इन्हीं के यहाँ पर इसके अंदर ही इनके अंदर नाम छिपे हुए हैं। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड, ठीक है। आते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति में क्या होता है, जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ओके। अब आते हैं
FPS पद्धति में, इस पद्धति में क्या होता है, लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पौंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ओके, आपने सुना भी होगा जब मम्मी है ना ऊन लेने जाती है मार्केट से, तो ऊन जो है पौंड में मिलती है ना, तोलते तो हैं उसको लेकिन पौंड में तोलते हैं, उसको किलोग्राम में नहीं तोलते। तो इस पद्धति में हमें जो रेट मिलता है ना ऊन का, वो इस पद्धति में मिलता है, पौंड। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप दुकान पर बर्थडे का केक लेने जाते हैं, बर्थडे का केक जो होता है वो भी पौंड में मिलता है ना, 1 पौंड, 2 पौंड, 3 पौंड ऐसे मिलता है वो। ओके, तो वो कौन सी पद्धति का मात्रक हो गया, वो हो गया FPS पद्धति का मात्रक है। ठीक है, लगभग 450 ग्राम में 1 पौंड हो जाता है। ओके, यानी कि 1 किलोग्राम में लगभग 2 पौंड आते हैं, लगभग है ना। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो पीछे मात्रक थे उनको रिपीट किया है, और कुछ मात्रक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं उनको आपको याद करवा दूंगा। कुछ ऐसे हैं जो सिंपल है, वो हमेशा आपको पता ही होते हैं, यदि ना पता हो तो मैं अभी आपको याद करवा देता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए, कार्य और ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको जल की आवश्यकता पड़ती है। जल मतलब पानी है ना, यहाँ जल लिख रहा है, देखो ये लिख रहा है जल। तो आपको जब बहुत ज़्यादा काम करते हो, कार्य करते हो, तो आपको जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जब कार्य करेंगे तो जल पीना पड़ेगा हमें, पानी के बिना तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो ऊर्जा होता है उसका मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, वैसे अगर जल पीते हैं हम, जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है हमें, ध्यान रखना, जल से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन हमारे शरीर को जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, चलिए अब देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, मैंने आपको बता दिया है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अब मैंने आपको जो 2 मात्रक थे ना, पूरक मात्रक, वो रह गए थे, अब मैं 2 बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कोण और घन कोण, ये 2 मात्रक आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरक मात्रक हैं। कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक होता है, सॉरी, कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है ना, कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये पूरक मात्रक हैं, ये वाले मूल मात्रक हो गए ऊपर वाले जितने भी हैं, और ये पूरक मात्रक हो गए। ठीक है, अब इनके अलावा जितने भी मात्रक होंगे या जितनी भी राशियाँ होंगी इनके अलावा, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे। ठीक है, ओके, चल देखो, अब आता है बल। बल का भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बल होता है, ताकत होती है, तो हम कई टन का वजन उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, कई टन का वजन उठा लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो टन लिख रहा है, टन है ना, जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो हम कई टन का वजन उठा लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये जो होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अगर आपने सूत्र पढ़ा हो तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये तो सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यदि आप यहाँ पर लंबाई की जगह, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या, मीटर, और जब मीटर से मीटर की गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग मीटर बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से, मीटर की पावर 2, तो इसे वर्ग मीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मीटर आया है कहाँ से आया है, लंबाई से आया है ना, यहाँ पढ़ा था ना हमने, जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई भी तो लंबाई है एक तरह से, तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक। ऐसे ही आयतन का निकाल लेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीज़ें होती हैं सूत्र में इसके, तो हम लंबाई की जगह मीटर लगा देंगे, चौड़ाई की जगह मीटर लगा देंगे, और ऊंचाई की जगह मीटर लगा देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा मीटर की घात 3। तो इसे, जो मीटर की घात 3 होती है, इसे घन मीटर बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम चाल के सूत्र में लगा देंगे। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी को, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये जो आपको सूत्र पता होंगे ना, ये तो आप वैसे ही निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं।
अब देखो, अब कोणीय वेग है। अब कोणीय वेग का क्या होता है, यदि आपको वेग का पता है तो ऐसे कोणीय वेग का होता है। अब कोणीय वेग में क्या करोगे, जैसे वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यहाँ कोणीय वेग है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय। ठीक है, कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय। तो जब कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक बताइए, रेडियन होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका मतलब कोणीय वेग का मात्रक क्या आ जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। प्रति का मतलब बटे होता है ना, अपॉन में जो संख्या होती है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। सही दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आवृत्ति आ है ना, कोई भी चीज़ अगर बार बार हमारे पास आती है तो हम क्या बोलते हैं, हट यहाँ से, हट हट हट। कोई भी चीज़ हमारे पास आवृत्ति मतलब बार बार आना। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास बार बार आती है तो हम क्या कहते हैं, हटा हट यहाँ से, हट हट यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जड़त्व आघूर्ण का होता है किलोग्राम वर्ग मीटर, संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आप ना सूत्र लगा दोगे, आराम से निकाल लोगे, सूत्र से आराम से निकल जाते हैं। इसी प्रकार आवेग का निकाल लोगे, इसी प्रकार कोणीय संवेग का निकाल लोगे। अब मैं आपको दाब का बता रहा हूँ, दाब का इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो, आजकल क्या होता है दोस्तों, आपको एग्जाम पास करने का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, दाब रहता है आपके ऊपर। ठीक है, तो आजकल एग्जाम को पास करने का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। ठीक है, चलो अब देखो, शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो देखो, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो तो आप बहुत सारे वाट एक साथ उठा सकते हो। ठीक है, यदि आपके पास ज़्यादा शक्ति होगी तो आप कई सारे वाट एक साथ उठा सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद आता है पृष्ठ तनाव। तो इसका सूत्र लगा दोगे, आराम से निकाल लोगे। पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है F/A है ना, पृष्ठ तनाव बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, उससे आराम से निकाल लोगे। ठीक है, सॉरी, F/A है ना, पृष्ठ तनाव अपॉन F/A, इस F/L, इससे आराम से निकाल लोगे आप। जो सूत्र होता है पृष्ठ तनाव का, आराम से इससे निकाल लोगे। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, श्यानता का भी ऐसे निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे, विशिष्ट ऊष्मा का भी निकाल लोगे। अब मैं आपको आवेश का बता रहा हूँ, आवेश का। तो देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। तो देखो, जब हम अपने आवेश में होते हैं, अपने आवेश में आ जाते हैं ना, तो हम क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, कूल। जब अपना वेश धारण कर लेते हैं हम, आवेश यानी कि वेश, अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं बिल्कुल, तो हम कूल हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, कूल, आवेश, इसका मात्रक हो जाएगा आवेश। चलो, अब विभवांतर का मात्रक हो गया, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो विभव और वोल्ट है ना, दिख रहा है साफ साफ, बी से विभव, बी से वोल्ट। चलो, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो देखो, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको आप कैसे याद करोगे, देखो, प्रतिरोध मतलब रुकावट। ठीक है, तो देखो, जब हम सफलता अपनी पाना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो ये आम बात हो गई। क्या हो गई, हमारे सामने प्रतिरोध उत्पन्न होना एक आम बात है ना। यहाँ पर देखो आम लिख रहा है ना, आम, तो प्रतिरोध उत्पन्न होना हमारे सामने एक आम बात है। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सही है। पीछे हमने पढ़ा था विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है आप, ठीक है। देखिए, अब होता है प्रेरक। तो प्रेरक, इसका मात्रक होता है हेनरी। तो देखिए, आजकल की जो महिला है ना, बहुत सारी महिलाएं प्रेरक का काम करती हैं। ठीक है, आजकल की नारियां हैं ना, वो प्रेरक का काम करती हैं। प्रेरक मतलब मोटिवेशन जगाने का काम करती हैं। ठीक है, यानी कि प्रेरणा का काम करती हैं। ठीक है, आजकल की नारी जो हैं। ठीक है, चलो देखो, अब आता है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए, इसको आप बहुत ही मज़े से याद कर सकते हो। तो देखो, इसका मात्र होता है बेबड़े है ना, बेबड़े होते हैं ना, दारू ज़्यादा पीते हैं। तो देखो, जो बेबड़े होते हैं ना, वो चुंबक को क्या समझ लेते हैं, लक्स का साबुन समझ लेते हैं। ठीक है, चुंबक को लक्स का साबुन समझ लेते हैं और इसी से रगड़ रगड़ के खूब नहाते रहते हैं। ठीक है, तो जो बेबड़े होते हैं, चुंबक जो होती है ना, चुंबक को ही लक्स समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत दारू पी लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये साबुन है कि चुंबक है, कुछ पता नहीं होता उनको। तो वो क्या करते हैं, जो
चुंबक है उसी को लक्स समझ लेते हैं, लक्स का साबुन समझ लेते हैं और उसी से ही वो नहाते रहते हैं। ठीक है, जो बेबड़े होते हैं उनकी बात चल रही है। ठीक है, अब देखो ज्योति फ्लक्स, इसका मतलब ल्यूमैन होता है, कहीं कहीं पे न्यूमैन भी लिखा होता है, न्यूमैन या ल्यूमैन एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, देखो इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम लक्स के साबुन से नहाएंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूमैन बन जाएंगे, न्यूमैन नए मैन बन जाएंगे ना, बन जाएंगे। ठीक है, और ज्योति भी क्या करती है ना, सब कुछ प्रकाशमय कर देती है, मतलब एक अंधकार को दूर कर देती है। ठीक है, तो ज्योति से अंधकार दूर होता है, ऐसी लक्स के साबुन से नहाकर हम न्यूमैन बन जाते हैं। इन दो को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया दोनों को कैसे याद करना है। ठीक है, ये प्रदीप्ति होता है ना, प्रदीप्ति का मात्रक लक्स होता है, लक्स, तो इसको आप याद कर लेना इस तरह से। अब तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश द्वारा एक साल में यानी कि एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखो जब प्रकाश है तो चलता है कि नहीं चलता, वो चलता है हमेशा। जब वो चलता है तो एक साल में कितनी दूरी पर चला है, वो कितनी दूरी पर गया है, वो उसी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दूरी है, प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी है ये प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, पेपर में आ जाता है कभी कभी, बताइए प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है, तो हम समझते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है, और वर्ष समय का मात्रक बता देते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं बताना है, इसकी परिभाषा पे जाना है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम एक वर्ष में प्रकाश की चली गई दूरी निकालते हैं तो उसका मान ये आता है, कितना आता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। तो आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए तो देखो दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है दोस्तों वो पारसेक होती है ना, क्या होती है, पारसेक होती है। अब देखो सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई, पारसेक, यानी कि इतना दूर है, इतनी पार है, पार मतलब बहुत दूर है ना, तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, अब ये प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा बड़ी इकाई होती है। ठीक है ना, तो देखो एक पारसेक में क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि 3.25 गुना ज़्यादा होती है दूरी, ये जो पारसेक होती है ना प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना ज़्यादा दूरी है। समझे नहीं समझे, यदि हम एक पारसेक को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना आ जाएगा, 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, यानी कि हम मोटा मोटा अगर देख लें तो 3 गुणा 10⁻16 मीटर, ये मोटा मोटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, कभी कभी संबंध पूछ लेता है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा। अब मीटर में लगाना चाहें तो अब मीटर में ये लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब आता है बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दोनों ही जो डाइन है और जो न्यूटन है दोनों ही बल के मात्रक हैं। ठीक है, जो डाइन है वो सीजीएस पद्धति के अंदर है और जो न्यूटन है वो एसआई पद्धति के अंदर है, एसआई मतलब एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो देखो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये भी आपको याद कर लेना, कई बार पेपर में आया है। ठीक है, ये ठीक है, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, आप इसको याद कर लेना। अब देखो ऐसी कार्य के दो मात्रक होंगे, सीजीएस पद्धति में होगा जिसको हम अर्ग कहेंगे, तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। इसी प्रकार एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, अभी पीछे पढ़ा था हमने। ठीक है, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। ओके, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति एक ही चीज़ है, तो ये होता है। तो एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये भी आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दोनों में रिलेशन। ठीक है दोस्तों, ये वाला और ये वाला। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको सदिश और अदिश के बारे में बता देता हूँ, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। देखिए सदिश राशियाँ उन राशियों को कहा जाता है जिन पर दिशा का फर्क पड़ता है। ठीक है, अब जैसे हम बल को ले लेते हैं। ठीक है, बल, अब देखो यदि कोई चीज़ हमारे पास है, कोई भार हमारे पास है, मान लीजिए कोई भार है ये। ठीक है,
यदि आप इस भार को ऊपर उठाना चाहेंगे तो आपको कुछ वजन लगेगा इसमें। यदि हम ऊपर की दिशा में उठाना चाहें, ऊपर की दिशा में, तो आपको कुछ वजन लगेगा, ठीक है। और यदि इसी भार को आप ऊपर से नीचे की ओर लेके जाएं, इस तरह से धरती की ओर लेके जाएं, तो आपको ये हल्की लगेगी। यानी कि जो वजन था, यानी कि भार था, उस पर दिशा का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? दिशा का फर्क पड़ा है इस पर। तो ये क्या हो गई? एक ये सदिश राशि हो गई। जिस राशि पर दिशा का फर्क पड़ता है वो सदिश राशि होती है, ठीक है दोस्तों। ओके, इसी प्रकार से दूरी और विस्थापन को भी हम सदिश और अदिश में बांट सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपको सदिश और अदिश के बारे में ये जांचना है कि कौन सी राशि सदिश है और अदिश है, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कौन सी राशि सदिश है और अदिश है। यदि आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है जितना आपने अभी तक सीखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।